सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको भी पता ही है कि आपके अपकमिंग प्लेसमेंट्स हैं, तो आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाना पड़ेगा तैयारी करके पूरी एक तरह से। ऐसा नहीं वहाँ पे आधी पाइथन आती है आधी जावा। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एन लैंग्वेज। तो ये वीडियो पूरी हिंदी हिंदी में होगी और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इतना कर दूंगा कि यार आपको अगर कोई जावा में से कुछ क्वेश्चन पूछे आप वो कर सकते हैं। रिगार्डिंग मी, आई एम करंटली अ स्टूडेंट एट पंजाबी यूनिवर्सिटी। दिस इज़ माई फोर्थ ईयर। और अभी तक मैंने 2 बार जावा में इंटर्नशिप की हुई है। एक इंटर्नशिप है, एक ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग मैंने इंटर्नशाला से ऑनलाइन की थी और उसके बाद मेरे को एक कंपनी में इंटर्नशिप लग गई थी। तो उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी किए हैं एंड्रॉयड में यूजिंग जावा। तो अभी शुरू करेंगे जावा की हम बात। और मैं इस कोर्स को ऐसा बना रहा हूँ कि आप अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, अगर नॉन सी एस बैकग्राउंड से भी हो, तो भी आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। आप बस आपको इस वीडियो को देखना है। मैं साथ के साथ थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी कम और थोड़े प्रोग्राम, मतलब इतनी बताऊंगा थ्योरी की आपको समझ आए। हमने पेपर तो लिखना नहीं है। और इतने प्रोग्राम बताऊंगा कि कम रहे, कस्टमाइज रहे, पर आपको समझ आते रहे मेन मेन प्रोग्राम। तो अभी करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले बात जावा को ही देख लेते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका पहले नाम उन्होंने ओक रखना था, बट ड्यू टू सम कॉपीराइट इशू जेम्स गोसलिंग ने इसका नाम जावा रखा। ये जावा जेम्स गोसलिंग की तरफ से बनाई गई है। अब जावा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ रहता है, आप देख रहे हैं ना। जैसे ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम होगा जावा में। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए क्लास, ये सब चीज़ें हम देखेंगे ये क्या होती हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। एक एक आधे पेज की थ्योरी है जावा में। यार जब भी आप जावा को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करोगे, तो इस वीडियो में मैं डाउनलोड करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा करें कि आप यूट्यूब पे सर्च मारे जावा को डाउनलोड कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक जेडीके फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर जावा को पाथ देना पड़ेगा अपने सिस्टम में। पाथ आप कंट्रोल पैनल में जाके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके, एडवांस सेटिंग्स में जाके दे सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो अब जेडीके ही अकेला डाउनलोड करेंगे हम। जेडीके में आपको जेआरई भी मिल जाएगा और जेवीएम में मिल जाएगा। ये जावा के लिए ज़रूरी है। अब जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होती है। जावा वर्चुअल मशीन में इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो जावा को रन करने में, जावा बाइट कोड बनाने में, जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपकी जो फर्स्ट फाइल जनरेट होगी उसको हम बाइट कोड कहेंगे। और इसी के कारण जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कह देते हैं। इसीलिए जावा आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और अगर आपको जावा आती है तो आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, एक बंदे को पाइथन आती है और एक को जावा, तो देखिए भाई, अगर जिसको जावा आती है ना वो पाइथन 10 दिन में सीख जाएगा। पर जिसको पाइथन आती है वो जावा, वो डिपेंड करेगा। ऊप्स के कंसेप्ट सेम रहेंगे, बट आपकी जो सिंटैक्स है वो चेंज करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 90% अगर जॉब्स के लिए जावा इज़ एनफ इन द मार्केट। तो अभी हम करते हैं शुरू। देखिए, जैसे जावा वर्चुअल मशीन आपको बता दिया, ज़्यादा मैं थ्योरी बताऊंगा नहीं। ये जावा पॉइंट वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ली है। तो ये JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसमें क्या आते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आ जाती हैं। जैसे डॉट जार आप देखोगे अपनी सी ड्राइव में, जब आप जावा को इंस्टॉल करोगे ये कुछ लाइब्रेरीज आ जाएंगी। और उसके बाद जावा डेवलपमेंट किट में JVM, दिस इज JRE, और कुछ डेवलपमेंट टूल आ जाते हैं जैसे जावा सी। अब जावा सी क्या भाई, देखिए, जब आप ना दो तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लिखोगे किसी कमांड लाइन में, या आप लिखोगे किसी थर्ड टाइप सॉफ्टवेयर को, जैसे इंटेलिजे आईडिया हो गया, नेटबीन्स हो गया, उसमें आप प्रोग्राम लिखोगे। तो जब ये आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको अगर आप कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो तो आपको जावा सी, इसका फुल फॉर्म है जावा कंपाइल, इसका यूज़ करना पड़ेगा इस मेथड का। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर आपको जावा इंस्टॉल नहीं हो रही या नहीं हुई या आपने नहीं करनी है अपने सिस्टम पे, तो भाई ऑनलाइन जावा फ्री कंपाइलर ऐसा लिखते हैं ब्राउज़र पे, बहुत कंपाइलर आ जाएंगे। जीआरई का एक कंपाइलर है, बढ़िया कंपाइलर है। स्लो काम करेंगे पर चलो काम तो करेंगे ना, कम से कम सिस्टम तो होगा। तो उसमें पाथ पूथ देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑनलाइन होस्टेड होते हैं क्लाउड पे इंस्टॉल होता है सब कुछ। आपको जस्ट प्रोग्राम लिखना है उसमें जाके, तो उसमें कोई जावा को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम। ये आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम रहेगा। इसमें देखिए, मैं उसी प्रोग्राम पे ले आया हूँ आपको। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को पहले समझ लेना। इससे पहले देखिए, क्लास क्या होती है। एक क्लास होती है, जैसे अगर मैंने मेरे मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक शॉप है जिसमें मैं डॉग्स को बेच रहा हूँ। तो अब मैं, मेरे पास 10 अलग अलग कैटेगरीज के डॉग हैं।
तो उनमें कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, जैसे कि खाना खाना, भौंकना, और डॉग्स जनरली बहुत ज़्यादा अपने वफादार होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर्स हैं डॉग के, जो कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं 10 के लिए अलग अलग लिखने पड़ेंगे, मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना। एक तो मेथड ये हो सकता है कि 10 के लिए अलग अलग यही रिपीट करी जो, और उनके बाकी फिर उनका कलर कोरल आ जाता है, वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होंगी। पर ये जो कॉमन एरिया है ये बार बार आपका काम लेंथी कर देगा। तो अब जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट का काम आता है। क्लास एक आप ऐसा मैप तैयार कर सकती हो जिसमें आप ग्लोबल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकती हो। अब ग्लोबल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? भाई जो भी उस क्लास के अंदर बच्चा होगा वो उन प्रॉपर्टी, बच्चा यानी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी, तो वो उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। तो इसीलिए क्लास को हम ब्लू प्रिंट ऑफ दैट मैनी ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं। अब आपको समझ आया? जैसे अब मेरे पास एक क्लास है, मैंने उसमें लिख दिया डॉग, उसमें 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करती है भाई, ये खाना खाता है, भागता है, भौंकता है और वफादार है। तो ये मेरे को अब इसके आगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें मैं उनके डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज को लिख सकता हूँ। जैसे वो 10 कुत्ते थे मेरे पास अलग अलग, उनकी मैं ब्रीड लिख दूंगा, कलर लिख दूंगा। पर ये प्रॉपर्टीज मेरे को बार बार लिखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह दूंगा भाई ये ऑब्जेक्ट उस क्लास का है, तो वो सब अंडरस्टैंड करके काम कर लेगा। तो अभी आप ये सिंटैक्स देख लें। अगर आप किसी कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कंपाइलर्स में ये पहले लिखा हुआ होता है यहाँ तक। क्लास का नेम आपकी फाइल, जिस प्रोग्राम फाइल का नाम रखा है ना आपने जो, वो सेम रहेगा क्लास के नेम से। और बाकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सब कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, भाई ये अगर आपने सी की है तो उसमें प्रिंट एफ कह देते हैं, या कुछ भी किया है। तो अब दो आते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके अंदर मैं हेलो जब आप लिखोगे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपका नाम लेट मी सपोज रवि है, तो आपने इसके अंदर लिख दिया रवि, तो आपका रवि प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। देखो जैसे यहाँ पे आउटपुट इसकी हेलो जावा ना भाई, तो वहाँ पे रवि प्रिंट हो जाएगा अगर आप इसके अंदर रवि लिखोगे। इसके अगर अंदर आप लिखेंगे नमस्ते, तो यहाँ पे नमस्ते प्रिंट होगा। गुड मॉर्निंग लिखोगे गुड मॉर्निंग, मतलब किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ करना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रिंट एल में क्या हुआ है कि हेलो के बाद स्पेस आ गया जावा में, है ना। अगर मैं स्पेस नहीं चाहता भाई, यहाँ पे तो मैंने स्पेस डाल दी, पर यहाँ पे अगर मैं स्पेस नहीं चाहता तो अकेला आप प्रिंट का यूज़ कर सकते हो। तो ये था, और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ज़्यादा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। तो आइए उस पर जंप करते हैं। तो अब मैं थोड़ा जंप करता हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे। तो इसमें अब हम आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कह देते हैं। इफ एल्स कंडीशन, देखिए इफ एल्स कंडीशन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंडीशन स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है। और ये आपका इतना काम करती है ना भाई प्रोग्रामिंग में, इफ एल्स। भाई मान लो भाई, बढ़िया है। अब इफ एल्स काम क्या कर देते हैं, जब आपके पास कुछ केसेस आ जाते हैं, कुछ कंडीशन आ जाती हैं। जैसे कि आप एक रिजल्ट की वेबसाइट बना रहे हो, जब वेबसाइट नहीं, वेब एप्लीकेशन कुछ भी बना रहे हो, है ना, जिसमें जावा का यूज़ हो रहा है। तो उसमें आप चाहते हो कि यार जिस बच्चे ने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए उसको मैं कहूँ कि भाई तेरा ग्रेड ए है। जिसने 80% से ज़्यादा लिए उसको कह दूँ मैं तेरा बी है, ऐसे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें यूज़ करनी पड़ेगी इफ़ एल्स इफ लेटर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, पहली एग्जांपल है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट की मैं एग्जांपल लूँगा। जैसे अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जब अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी एज, पहले तो आपने डिक्लेयर, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये आपने इंट एज इक्वल टू 20, अब इसमें एज, इसको कह देते हैं हम भाई वेरिएबल। वेरिएबल आपने अलजेब्रा किया, लेट मी सपोज एक्स इक्वल टू दिस, है ना। अलजेब्रा में और फिजिक्स में यही होता है ना, एक्स प्लस 10 इक्वल टू वाई। भाई वही वेरिएबल है यहाँ पे। आप इसको कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं, बट इसको आप ऐसा कीवर्ड मत देना कि जो जावा में पहले यूज़ हो। जैसे मैंने इधर लिख दिया इंट जावा, तो भाई वो आपका एरर देगा। बाकी आप कोई भी जनरल कीवर्ड इसको दे सकते हैं। अब ये इंट गया भाई, इंट इज़ फॉर इंटीजर, आपको ये डिफाइन करेगा कि इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू स्टोर होने वाली है। जैसे यहाँ पे 20 था, मैंने यहाँ पे इंट एज लिखा था। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ
तो वो उसका इसको डाटा टाइप कहते हैं, तो उसका डाटा टाइप अलग रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैं एज लिखूँ तो ये इंटीजर में रहेगी, बट अगर यहाँ पे मैं लिख देता नेम, तो भाई वो इंटीजर नहीं था, उसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे मैं लिख देता भाई इंट पंजाबी इक्वल टू, मतलब आपका एथनिसिटी पंजाबी है कि नहीं, तो आपको येस या नो में लिखना था, वाई या एन में लिखना था, तो मैं यहाँ पे बुलियन का यूज़ करूँगा इंट की जगह। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं इंडिया कई कंट्रीज़ के लिए मैं वो बना रहा हूँ और मैं वहाँ पे उनकी करेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैंने इधर इंडियन करेंसी इक्वल टू रुपीज़ का साइन देना था ना, साइन था, तो यहाँ पे मैं करेक्टर का यूज़ करता। तो ये डाटा टाइप्स हैं। होप आपको समझ आया होगा, ये डाटा टाइप्स हैं, डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आप पूरी वीडियो देखें। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक एज को डिक्लेयर कर दिया कि मेरी एज है 20, तो ये प्रोग्राम चेक करेगा, ये कहेगा अगर 18 से ज़्यादा एज है तभी आपका लाइसेंस बनेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आप लिख सकते हैं एज ग्रेटर देन 18, then you have been verified and you have been authenticated and you have been proved. सो आपको समझ आया होगा। अगर ये 18 मैं यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 10 लिखता, यहाँ पे तो मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, आप यूज़र इनपुट लेंगे बाद में फ्यूचर में, मैं सिखाऊंगा कैसे लेते हैं यूज़र इनपुट। उसमें हम कुछ अलग लेंगे, स्कैनर का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आप पूछेंगे यूज़र से आपकी एज कितनी है, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आपको लाइसेंस मिलेगा। आप इंट एज करके छोड़ देंगे, वहाँ पे इक्वल टू 20 यूज़र लिखेगा, कैसे लिखेगा बताऊंगा। तो अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा हुई तो भाई तेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, तो एलिजिबल है। अगर उसकी कम हुई तो उसको लाइसेंस नहीं मिलने वाला। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जावा इफ़ स्टेटमेंट। और कई जावा के स्टेटमेंट आ जाते हैं, जैसे जावा इफ़ एल्स। अगर मैंने ऊपर क्या लिखा था इफ़, तो ओनली यूज़र प्रोसीड करेगा। अगर एल्स कंडीशन में लिखता तो उधर मैं ये लिख सकता था, अगर तो वो अगर तो वो पूरा करेगा इफ एक्स ग्रेटर देन 18 तो उसका लाइसेंस बनेगा। एल्स में मैं ये लिख दूँ भाई तेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा, सीधी बात। एल्स इफ ये डोमेन की नॉलेज अगर आप रखते हैं तो पूरा दोनों का ऐड करेंगे तो आपको यूनियन मिलेगा, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये प्रोग्राम भाई एक मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत पॉपुलर है, लीप ईयर का प्रोग्राम है। लीप ईयर क्या होता है, 4 साल के बाद एक ऐसा ईयर आता है जिसमें 365 की जगह 366 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, आपको पता ही होगा। वो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, देखिए जब आपका अर्थ का रेवोल्यूशन होता है तो वो एग्जैक्ट टाइम लेता है 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को स्टेबलाइज करने के लिए 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो तब लीप ईयर होता है। ये था साइंटिफिक फैक्ट। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे। आपने लीप ईयर का एक एग्जांपल लेके क्लास डिक्लेयर किया, इधर तक हो गया भाई। इंट ईयर इक्वल टू, ये आप यूज़र से ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन का कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल रहे हैं कोई बात नहीं, यूज़र से भी ले सकते हैं। मैं कैसे लूँगा मैं बताऊँगा। आपने अब यहाँ पे इफ़ कर दिया, इफ़ ईयर परसेंटाइल 4, इसका मतलब है कि ईयर इज़ एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4, जैसे कि 4, 8, 12, 20, 24। तो ये जो ईयर्स होते हैं ना, जो 4 के डायरेक्ट मल्टीपल होते हैं भाई, वो लीप ईयर होते हैं। और 100 का भी लीप ईयर, 100 का मल्टीपल ना हो, नॉट इक्वल टू 100 का मल्टीपल क्यों ना हो, दिस इज अदर क्वेश्चन। क्योंकि इसका भी अलग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसका बाद में कभी बताऊंगा। और उस ये इसको कहते हैं एंड ऑपरेशन, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और इसको कह देते हैं और, ये हो जा ये हो, ये दोनों फुलफिल हो जाए, जा अकेली ये हो जाए, तो वो लीप ईयर है। एल्स अगर इन दोनों कंडीशंस में, कौन सी दो कंडीशन भाई, नेसेसरी को कंडीशन कौन सी है, एक कंडीशन ये है और एक ये पूरी कंडीशन है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक फुलफिल होगी तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होगी तो वो कॉमन ईयर है। तो आपकी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। ये जावा इफ एल्स का था। इसके बाद हम बात करेंगे जावा स्विच स्टेटमेंट की। बहुत जल्दी अब मैं जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास, केस वैल्यू है, कई केसेस हैं, जैसे मैंने अभी केस मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट गुड, प्रिंट एक्सीलेंट, और आप उसको ब्रेक कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाती है केस दिस और मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स ग्रेटर देन 60, प्रिंट एवरेज। तो भाई देखिए, अब यहाँ पे स्विच यूज़ करना पड़ेगा और ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा 90 के लिए है ना, उसको अकेला ये मैसेज शो करना है, उसको बाकी के मैसेज हम शो नहीं करना चाहते। और जो बच्चा 60 के लिए है, उसको इतना ही मैसेज शो करना है, ना कि इतना ऊपर वाला। उसको एवरेज का मैसेज शो करना है, ना कि ब्रिलियंट का। तो अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है, ये इफ एल्स का काम वहाँ का, इसको हम ऐसे दे सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो सबके लिए कॉमन रहेगी। अब यहाँ पे कॉमन क्या रह सकता है भाई, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, आप कह सकते हो योर रिजल्ट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट योर रिजल्ट इज प्लस केस वैल्यू। ये डिफ़ॉल्ट आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद लूप्स। अब लूप्स क्या होती हैं भाई? लूप्स वो कंडीशन होती है जो कुछ ना कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है, लूप बनाती है, यानी सर्कल बनाती है, सर्कुलर कंडीशन। 3 लूप होती हैं जावा में, फॉर, वाइल और डू वाइल। अकेली फॉर लूप को समझाता हूँ आपको, वाइल और डू वाइल को आप अपने आप समझ जाओगे, उसका सिंटैक्स बता दूंगा मैं आपको, इतना बताऊंगा बस। फॉर इंट आई इक्वल टू 1। देखिए आई आपकी कंडीशन है, यानी आपका कहाँ से कोई पर्टिकुलर वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने पहले 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो ये प्रोग्राम उसके लिए है। पहले 10 नंबर, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियलाइज कहाँ से करना है, जब आई इक्वल टू 1 होगा। आई कोई भी वेरिएबल है ना, इतना तो समझ गए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। लेस देन कितना है, लेस देन और इक्वल टू 10। तो वो ये क्या करेगा भाई, वो 1 से लेके 10 तक प्रोग्राम प्रिंट करवा देगा, नंबर प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे हमने प्रिंट एल एल लिखा था, इसलिए ये एक एक अलग अलग लाइन के बाद हुए हैं प्रिंट। और ये अनदर एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पे 2 लूप्स चले हैं, आई और जे का, और उसके बाद उन्होंने आई और जे का सम प्रिंट करवा दिया, आई प्लस जे, आई प्लस स्पेस, ये स्पेस है बीच में, सम नहीं है ये स्पेस है। तो आप देख सकते हैं 1 1, जब आई 1 रहेगा, 1 2 1 2, तो ये प्रिंट हो गया। बेसिकली ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है जब एक के अंदर एक लूप हम डिस्कस करते हैं। तो आज बात करेंगे जावा वाइल लूप की, आप इसकी सिंटैक्स देख लें, क्योंकि हमें जल्दी एंड भी करना है। ये सेम ही कंडीशन है, वहाँ पे कंडीशन उसमें आ जाती है जावा डू वाइल। अब ये कंडीशन क्या है, देखिए पहले तो आपकी इंट आई इक्वल टू 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 10 और 1। यहाँ पे अकेला आपका लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। और इंट आई इक्वल टू 1 को आपको अलग से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई हर स्टेप के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे 1 के लिए, इंट आई इक्वल टू 1 के लिए आपका प्रोग्राम था, आपने 1 को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसको 2 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है, और उनको प्रिंट करवाना है कब तक, जब तक 10 के लिए नहीं हो। तो वो 2 पे क्यों कब जाएगा, जब हम उसको प्लस प्लस करेंगे इसकी जगह, है ना। तो ये आपका एग्जांपल था। इसके बाद बात करेंगे हम जावा ब्रेक स्टेटमेंट की। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जावा ब्रेक कैसे काम करती है। जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, तो हम एक केस का रिजल्ट दूसरे केस को शो ना हो, तो हम ये स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम जावा के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जो अभी तक मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो बेसिक है भाई। इम्पोर्टेंट मतलब अगर आप इम्पोर्टेंट पे डायरेक्ट जंप करते हो तो आपको इम्पोर्टेंट कभी भी समझ नहीं आएगा। 2 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जावा का बेसिक आना चाहिए था। और जितना अभी तक जावा का बेसिक मैंने आपको समझाया है, ये सी को कवर करता है भाई, ये डायरेक्टली सी प्लस प्लस को कवर करता है। अब आगे ओप्स के कंसेप्ट आते हैं जो सी प्लस प्लस पाइथन को कवर करते हैं। तो आइए इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऊप्स के कंसेप्ट, जहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का सबसे पहली बात कंसिडरेशन आती है, उसको हम ऊप्स कह देते हैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आती है। अब 2 तरह की अप्रोच होती है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट। प्रोसीजरल मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से, यार अप्रोच मतलब डिवाइड कर देना, किस हिसाब से काम करेंगे। या तो प्रोग्राम किसी फंक्शन के हिसाब से काम कर सकता है या किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लेंथी कोड हो जाता है, तो हमने डिवाइड कर दिया ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। जैसे अगर हमें कुत्ते बेचने हैं तो हमने कुत्तों का ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉग्स। अगर हमें कैट्स बेचनी है तो हमने कैट्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है कहीं से तो आपने इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर आपको
लेट मी सपोज साइंस करनी, तो आपने साइंस का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स अ कॉमन डोमेन जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें फॉल कर रही हैं, और उसकी एक क्लास बना देते हैं फिर। वही आपकी एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो 2 साल लेके 2 साल में मेरे को सबसे बढ़िया एग्जांपल लगी है, तो आप उसको कंसीडर करना। ऑब्जेक्ट्स में अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो भाई ऑब्जेक्ट बता दिया आपको, क्लास बता दी, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन के बाद हम कपलिंग, कोहेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का बहुत बढ़िया ये चार्ट है। आ, इनके बारे में मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखिए मैं ऑब्जेक्ट का भी आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कुछ इनहेरिट करना अपनी पेरेंट्स से। तो अभी ऑब्जेक्ट तो इनहेरिट कर ही रहा था प्रॉपर्टीज क्लास से, पर अगर आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि किसी क्लास को क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ जाए अपनी पेरेंट क्लास से, हाँ जी, आगे हम क्लास को तो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर देंगे, पर कभी कभी कंडीशन क्या आती है, इतना ब्रोडर कंसेप्ट हो जाता है ना भाई। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक होगी पंजाब यूनिवर्सिटी, एक होगी पंजाबी यूनिवर्सिटी। दो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेट मी सपोज इन नॉर्थ इंडिया। तो अब अकेली अकेली पंजाबी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कैन बी क्लास, एंड उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए। पर यही ऑब्जेक्ट हमारे लेट मी सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, पर इनको एक इनके ऊपर एक और क्लास बना दी, वो बना दी गवर्नमेंट, जो इनको रेगुलेट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या हुई, गवर्नमेंट की चाइल्ड क्लासेस हुई। तो ये इनहेरेंट करेंगी कुछ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट से, जैसे कि इनका बीसी कौन होगा, वाइस चांसलर कौन होगा इनका, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये सब चीज़ें, है ना। इनकी फीस कितनी होगी, इनकी रिक्रूटमेंट कब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है मोर देन वन फॉर्म। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि आपको ज़्यादा फॉर्म में वेरिएबल्स की रूपरेखा डिसाइड करनी पड़ती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यार कभी 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 अब्स्ट्रैक्शन अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो, बहुत सारा डाटा हो, उसमें से आपको कुछ ही डाटा यूज़र को दिखाना हो। मतलब कई बार ऐसा केस आ जाता है कि बहुत सारा डाटा हमें हमारे लिए यूज़फुल है जो प्रोग्रामर है, बट यूज़र के लिए वो सारा डाटा यूज़फुल नहीं है। यूज़र के लिए कुछ डाटा यूज़फुल है, तो हम यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम के लिए अब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। फिर इनकैप्सुलेशन आ जाता है, टेकिंग आउट समथिंग। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या देखना है आगे हमने। तो अब आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का बता ही दिया, ऑब्जेक्ट कुछ भी रियल टाइम थिंग हो सकती है, इसकी ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको क्लास डिक्लेयर करना तो आपको आ ही गया क्लास, फिर क्लास का नेम, उसके अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब ये देखिए, ध्यान से देखना भाई। क्लास है स्टूडेंट आपकी, आपको पढ़ना भी प्रोग्राम सिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। आपने फिर एक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट आईडी, जो इंटीजर डाटा टाइप का है। उसके बाद एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम शुरू होता है। उसके अंदर आपने स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू S1, भाई ऐसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये सिंटेक्स है। स्टूडेंट ये आपका क्लास का नेम होगा, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्लास का नेम इक्वल टू न्यू कांस्टेंट रहेगा हमेशा। यहाँ पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट का नेम, जो आप ऑब्जेक्ट का नेम रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे S1 रख दिया, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट भी रख सकता हूँ अगर मेरे को दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो अब मैं उस स्टूडेंट का यूज़र से नाम लेके उसकी क्या आईडी है और क्या नेम है वो प्रिंट करवा सकता हूँ। तो भाई ये होता है ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, जिसमें पहले आता है क्लास का नाम, फिर आता है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम आप अपनी तरफ से रख सकते हैं इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। ठीक है भाई, ठीक है। और इसको अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको पता ही है आगे ऑब्जेक्ट डॉट
कौन सी प्रॉपर्टी को आप प्रिंट करवाना चाहते हो? मैं आईडी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो मैं उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर रखी है क्लास के अंदर, उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना चाहता हूँ। अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि ये मैंने ऑब्जेक्ट मेन के अंदर डिक्लेयर किया है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लास मेन से बाहर है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा ये थी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेथड पे आता है। मेथड क्या है? कोई भी फंक्शन। तो आगे देखते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। उसको छोड़ो। अब देखिए आपके पास ना कुछ यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, मतलब पहले बने हुए, जैसे मैथ डॉट मैक्स। ये आपने कुछ प्रिंट करवा दिया यूजर से, आपने यहाँ पे तो नंबर दे रखा है 9 और 7, इसमें मैक्स कौन सा है? तो आपने मैक्स की प्रॉपर्टी, ये पहले ही प्री डिफाइंड है ना, तो आप मैक्स आपको बताएगा कि आपके पास दो वैल्यू में से कौन सी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे 9 बड़ी है तो प्रिंट होगी, देखिए। पर अगर आपने यूज़र से लेना हो प्रोग्राम तो आप क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो मैथ डॉट मैक्स, और उसके अंदर आईजे को आप पास कर सकते हो, दो वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना, दो वेरिएबल को, और यूज़र की इनपुट ले लेना। वो कैसे लेंगे हम आगे देखते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम जावा कंस्ट्रक्टर्स के। कंस्ट्रक्टर्स बहुत बार आपने नाम सुना होगा, मेथड्स के जैसे ही हैं भाई। मतलब इसमें हम कुछ कोड रख सकते हैं, पर मेथड से थोड़ी सी फर्क आ जाती है। ये इनिशियलाइज अपने आप हो जाते हैं जब क्लास क्रिएट होती है। इसका दो टाइप होते हैं, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। डिफ़ॉल्ट में हम कुछ आर्गुमेंट नहीं डालते, जबकि पैरामीटराइज में डालते हैं। ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए डायरेक्ट करते हैं जब एग्जांपल पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना है तो एग्जांपल देखनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्लास बाइक वन, है ना, कोई क्लास है बाइक वन। तो बाइक वन का एक आपने बना दिया कंस्ट्रक्टर, और इसमें आपने ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, है ना, एम्प्टी ब्रैकेट से। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। और मैंने आप इसके अंदर कुछ भी कोड लिख दिया, जैसे बाइक इज़ क्रिएटेड। फिर आपने मेन एक आपने मेन फंक्शन है, उसके अंदर बाइक वन का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, बाइक वन इक्वल टू न्यू बाइक वन बी। तो ये कॉल करेगा इसको, और बाइक वन इज़ क्रिएटेड वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो था डिफ़ॉल्ट। अब उसके बाद आते हैं पैरामीटराइज्ड पे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इंट आईडी, आईडी आपने रखी हुई है स्ट्रिंग नेम, ठीक है भाई। स्टूडेंट फॉर इंट आई कोमा स्ट्रिंग एन। तो ये यहाँ पे ना आपने दो ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें डाली हैं, उसको हम पैरामीटर या आर्गुमेंट कह देते हैं। ये जो पैरामीटर है, एक है इंटीजर डाटा टाइप का, एक है स्ट्रिंग का। मतलब इसके अंदर जो दो वैल्यू है वो हम कुछ देखिए, जैसे आईडी इक्वल टू आईडी क्लियर कर दिया मैंने, मतलब जो ये आई की वैल्यू है वो आईडी में स्टोर होगी, और ये एन की वैल्यू वो नेम में स्टोर होगी। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, तो मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को साथ के साथ मैंने ये वैल्यूज़ दे दी। तो ये ट्रिपल वन कौन सी डाटा टाइप का भाई? इंट का। तो यहाँ पे जंप करेगा, इंट में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है? आई। तो आई डी इक्वल टू आई है, तो आई डी इक्वल टू ट्रिपल वन, और उस बंदे का नाम क्या होगा? करण। ऐसे ट्रिपल टू जाके स्टोर होगा, और उस बंदे का नाम क्या होगा? आर्यन। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपका कुछ ऐसा रहेगा, ट्रिपल वन करण, ट्रिपल टू आर्यन। और आप स्टूडेंट एस वन जिसकी आईडी होगी ट्रिपल वन, उसका नाम होगा करण। स्टूडेंट एस टू जिसकी आईडी होगी ट्रिपल टू, उसका नाम होगा आर्यन। तो ऐसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। होप आपको समझ लगा होगा।